नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल डॉक्टर संगीता महेश स्टूडियो पर। क्या आपने सोचा है कि अगर कोई राज सीक्रेट आपके पेट में ना पचे तो क्या हो सकता है? आज की हमारी कहानी पश्चिम भारत की एक प्राचीन लोक कथा है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी, जादुई ढोल। भारत के एक छोटे से राज्य में धर्मराज नामक एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा रहता था। उसकी प्रजा के मन में उसके लिए बहुत श्रद्धा और आदर था। राजा धर्मराज बहुत ही लंबा और रूपवान था। उसके सिर के बाल काले और घने थे, जिन्हें उसका खास नाई भोलू ही काटता था। भोलू यह काम कई वर्षों से कर रहा था और अपने शाही हज्जाम होने का उसे बहुत गर्व था। पर भोलू को एक बात का बहुत ध्यान रखना पड़ता था। वह जब भी राजा के बाल काटने जाता तो उसे यह याद रखना पड़ता कि वह राजा के साथ बिल्कुल अकेला हो। उस समय किसी का भी शाही कमरे में आना सख्त मना था। बात दरअसल यह थी कि भोलू राजा के बारे में एक राज जानता था कि राजा के सिर के दोनों तरफ 2 छोटे छोटे सींग हैं। अब यह बात सिर्फ राजा और उसके नाई जानते थे। तो जब भोलू ने पहली बार यह नज़ारा देखा था तो वह बहुत चक्कर रह गया था, लेकिन उसने राजा से वादा किया कि इस बात का जिक्र वह किसी से नहीं करेगा। भोलू राजा से बोला, महाराज आप निश्चिंत रहें, आपका यह राज मेरे पास सुरक्षित है। किसी और को इस बात की कानो कान भी खबर नहीं होने पाएगी। ऐसा सुनकर राजा धर्मराज ने राहत महसूस की। उसे डर था कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी हो गई तो राज्य भर में उसकी खिल्ली उड़ेगी। हो सकता है लोग उसका आदर करना बंद कर दें या फिर नए राजा की ही मांग करने लगे। इसलिए भोलू के वादे के बावजूद राजा ने उसे सख्त हिदायत देते हुए कहा, भोलू अगर तुमने अपना मुंह खोला तो जान लो सजा तो मिलेगी ही, देश निकाला भी मिलेगा। कई वर्ष बीत गए, भोलू को अपना वादा याद रहा। उसकी स्वामी भक्ति से प्रसन्न राजा यदा कदा उसे अच्छे अच्छे उपहार देता रहता था। पर समय बीतने के साथ साथ भोलू के सब्र का बांध भी टूटने लगा। उसके पेट में वह राज अब पचता नहीं था और वह चाहता था कि कोई तो ऐसा हो जिसे वह राजा के सींगों वाली बात बता सके। उसके पेट में बुरी तरह दर्द उठ रहा था, लेकिन राजा की चेतावनी उसे चुप रहने पर मजबूर करती थी। अब एक दिन भोलू राजा के बाल काटकर महल से लौट रहा था और रास्ते भर उसके सींगों वाली बात को वो सोचता जा रहा था। अब भोलू का घर एक छोटे से जंगल के उस पार था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों और लटकती बेलों के बीच में से धीरे धीरे चलता हुआ भोलू जब थक गया तो सुस्ताने के लिए घने पेड़ के नीचे बैठ गया। अब भोलू को रह रहकर सींग याद आ रहे थे। फिर यकायक वह उठकर खड़ा हो गया। वाह, जवाब नहीं मेरे दिमाग का, भोलू बोला और उस पेड़ को देखने लगा जिसके तले पे बैठा हुआ था। उसके दिमाग में एक बहुत ही विचित्र आइडिया आया। भाई, इस पेड़ को तो मैं बता सकता हूँ ना राजा के उन अजीब सींगों के बारे में। अब यह रहस्य मेरे पेट में नहीं बसता। पेड़ तो बोल सकता नहीं और इस तरह किसी और को यह बात पता चलने का डर भी नहीं है। पेड़ के पास यह भेद हमेशा भेद रहेगा और मैं भी इस बोझ से मुक्त हो जाऊंगा। भोलू ने ऐसा निश्चय किया और जोर से बोला, हे पेड़, आज मैं तुम्हें एक भेद बताने वाला हूँ। हमारे राजा धर्मराज के सिर पर 2 सींग हैं। हे हो हा, राजा के 2 सींग किसी से कहना ना। इतना कहकर हज्जाम बेतहाशा हंसने लगा और हंसता ही गया। हे हो हा, राजा के 2 सींग किसी से कहना ना। अब भोलू खुश था। पेड़ के आगे बोलकर उसका भार हल्का हो गया था। उसके बाद वह आराम से घर पहुंच गया। अब अगले दिन एक लकड़हारा उसी जंगल में गया और उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। वह सोचने लगा, इस पेड़ की लकड़ी तो बहुत शानदार है, इसका ढोल बड़ा अच्छा बनेगा। फिर क्या था, कुल्हाड़ी के कुछ प्रहारों से ही पेड़ नीचे आ गिरा। लकड़हारे ने वह लकड़ी एक ढोल बनाने वाले के हाथों बेच दी और उसने एक बहुत सुंदर सा ढोल तैयार कर दिया। और ढोल वाला खुश होके बोला, यह तो मेरे जीवन का सबसे अच्छा ढोल है, कल बाजार जाकर इसे अच्छे दाम पर बेच दूंगा। अब अगले दिन ढोल वाला बाजार गया
और एक कोने में खड़ा होकर ढोल बजाने लगा। ढोल से बड़ा सुरीला सुर आया। ढोल वाला खुद ही उसकी आवाज सुन के झूम उठा और वह चिल्ला चिल्ला कर गाने लगा, बाबू यह ढोल खरीदो, यह है बड़ा शानदार, खुशकिस्मत होगा जो होगा इसका खरीदार। धीरे धीरे उसके भीड़ जमा हो गई। लोग खामोश होकर ढोल की मजेदार आवाज सुनने लगे। भाई वाह, क्या कहने हैं इस ढोल के, एक बूढ़े आदमी ने तारीफ की। तारीफ सुनकर ढोल वाला और भी जोर जोर से ढोल पीटने लगा। तभी उस ढोल में से एक अजीब आवाज आई, ढम 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 ढोल बजे, राजा के सिर दो सींग सजे। ढम 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 ढोल बजे, राजा के सिर दो सींग सजे। हे हो हा हा, राजा के दो सींग किसी से कहना ना। हे हो हा, राजा के दो सींग किसी से कहना ना। अब लोगों के कान खड़े हो गए। उनका दिल धक से रह गया। उन्हें अपने कानों पे विश्वास ही नहीं हो रहा था। ढोल वाला फिर ढोल पीटने लगा और फिर वही आवाज निकली, हो हा, राजा के दो सींग किसी से कहना ना। अब वह तो ढोल वाला बहुत शर्मिंदा हुआ। आखिर एक ढोल यह सब कैसे बोलने लगा। देखते ही देखते लोगों का तांता लग गया और फिर कितना मजाक और कितने ताने। हे हो हा, राजा के दो सींग किसी से कहना ना। लोग तो जैसे गाना गाने लगे। जब राजा धर्मराज ने सुना तो वो बहुत दुखी हुआ और नाराज भी। गुस्से से उसका चेहरा तमतमा उठा और वह गरजते हुए बोला, उस ढोल वाले को पकड़कर यहाँ लेकर आओ। राजा के सैनिकों ने शीघ्र ही उसे पकड़ा और राजा के समक्ष प्रस्तुत किया। ढोल वाला डर के मारे कांप रहा था। अब राजा जोर से बोला, बदमाश, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि तू मेरी खिल्ली उड़ाए। अब भयभीत ढोल वाले ने राजा के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाया, महाराज, मैंने तो एक लकड़हारे से कुछ लकड़ी खरीदी थी और उसी से यह ढोल बनाया है। मैं बिल्कुल नहीं जानता कि यह ढोल ऐसी बेहुदा बात कैसे बोल रहा है। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। राजा ने लकड़हारे को बुलाया और उससे पूछा, जो लकड़ी तुमने ढोल वाले को बेची थी वह तुम्हें कहाँ से मिली। अब लकड़हारे को काटो तो खून नहीं। डरते हुए बोला, जंगल में से एक पेड़ से मिली महाराज। तो अब राजा ने पूछा, तुम्हारी लकड़ी से बना ढोल बोलता कैसे है। अब लकड़हारा बहुत दुविधा में था और बोला, मैं तो खुद हैरान हूँ महाराज। मैं कई वर्षों से लकड़ी काटता और बेचता आया हूँ, पर ऐसा अचंभा पहले ना कभी देखा न सुना। अब राजा परेशान, लकड़ी कैसे बोलने लगी। राजा और उसके दरबारी निरुत्तर थे, पर राजा ने भी ठान लिया था कि इस घर के भेदी का पता लगाकर ही छोड़ेगा। वह सोचने लगा, उसके अलावा सिर्फ एक ही व्यक्ति यह भेद जानता था और वह था भोलू नाई। पर भोलू तो इतना निष्ठावान है कि इतने सालों बाद भी उसने अपने मुंह को ताला लगाए रखा। नहीं, भोलू ऐसा नहीं कर सकता। फिर भी उसने एक बार भोलू को बुलाकर भेजा। भोलू को जल्दी से हमारे सामने पेश करो, वह अपने सैनिकों से बोला। भोलू नाई आया। ऊपर से नीचे तक वो थरथरा कर कांप रहा था। तो राजा ने कहा, भोलू, एक तुम ही हो जिसे मेरा भेद पता था। तुमने और किससे बताया, यह सच उगल दो, वरना बहुत सजा पाओगे। अब डर के कारण भोलू हकलाने लगा। बोला, महाराज, आप तो जानते ही हैं मैंने कितने वर्षों से अपना मुंह बंद रखा, पर मेरे लिए बात छुपानी बहुत मुश्किल हो रही थी। मैं चाहता था कि कोई तो हो जिसे मैं ये राज बता सकूं। बोलते बोलते भोलू रुक गया और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। राजा गुस्से में बोला, बोलते रहो, फिर क्या हुआ। भोलू धीरे धीरे फिर बोलने लगा। एक दिन जब मैं जंगल के रास्ते घर लौट रहा था, मैं आराम करने एक पेड़ के नीचे बैठ गया। बस आपकी बाल तब काट कर ही आ रहा था और उन सींगों के बारे में भी सोच रहा था। पता, काश मैं उनके बारे में किसी से बात कर पाता। आखिर मैं भी इंसान हूँ। तभी मेरे दिमाग में एक बात आई और मैं पेड़ को यह राज बताकर हल्का हो गया। सोचा कि पेड़ को बताने से क्या नुकसान। मुझे क्या मालूम था कि इसकी लकड़ी ही बोल पड़ेगी।
बुद्धिमान राजा को सब समझ में आ गया। वह बोला, अब समझा कि वह पेड़ जादुई था, सुन बोल सकता था। इसलिए उसकी लकड़ी से बने ढोल को जैसे ही पीटा गया वह बोलने लगा, और जो कुछ तुमने मेरे सींगों के बारे में कहा वो वही शब्द दोबारा दोहराने लगा। जादुई ढोल की उलझन सुलझाने के बाद राजा ने भोलू नाई की तरफ देखा। भोलू शर्म से सिर झुकाए खड़ा था। लकड़हारा और ढोल वाला भी अपने हाथ बांधे सजा का आदेश सुनने के लिए खड़े थे। राजा धर्मराज बुद्धिमान ही नहीं, न्यायप्रिय भी था। उसने तीनों को क्षमा कर दिया ही था, क्योंकि वह जानता था कि बात फैलाने का उनका कोई इरादा नहीं था। उन्होंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। ढोल के जादुई होने में उनका कोई दोष नहीं था। राजा उनसे बोला, मैं तुम सबको माफ करता हूँ, तुम तीनों लोग जा सकते हो। तीनों को अपने को क्षमादान मिलने पर विश्वास ही नहीं हुआ। राजा को नमन करते हुए वो बोले, राजन आप महान हैं, आपकी इस कृपा के लिए शत शत धन्यवाद। तो दोस्तों, यह कहानी थी जादुई ढोल की। इस कहानी के माध्यम से हमें मानव मनोविज्ञान का एक बहुत ही गहरा सच समझ में आता है। मनोविज्ञान कहता है कि कोई राज, सीक्रेट मन में दबाकर रखना इंसान के लिए किसी भी भारी बोझ से कम नहीं होता। अक्सर इंसान का स्वभाव उसे मजबूर कर देता है कि वह अपना मानसिक तनाव कम करने के लिए उस बात को किसी न किसी से कह दे, ताकि उसका मन हल्का हो सके। जैसे भोलू नाई ने सोचा कि वह पेड़ को बताने से राज सुरक्षित रहेगा, वैसे ही हम भी अक्सर अपनी बात कहने के लिए कोई ना कोई जरिया ढूंढ ही लेते हैं। पर अंत में राजा धर्मराज की महानता और उनकी समझदारी हमें यह सिखाती है कि सच्चाई चाहे कितनी भी अजीब क्यों ना हो, उसे स्वीकार कर लेना और दूसरों की मानवीय मजबूरियों को क्षमा कर देना ही असली न्याय है। लोक कथाओं की यही तो खूबसूरती है। ये सदियों पुरानी होकर भी आज के समय में उतनी ही नई और प्रासंगिक लगती हैं। आपको यह लोक कथा और इसके पीछे का यह मनोवैज्ञानिक पहलू कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी सांस्कृतिक विरासत की इन कहानियों को अपनों के साथ शेयर करें।